गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ कोर्स के अंतर्गत कक्ष अधिगम में जन संप्रेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासरूम जो लर्निंग होती है, कक्ष जो अधिगम होता है, उसमें जन संप्रेषण क्या है। कक्ष में जैसा ही सबको पता है कि जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संपन्न होता है, लेकिन जब इसमें जन संप्रेषण की भूमिका आ जाती है, जन संप्रेषण को एक स्थान मिल जाता है, तो कक्ष अधिगम और भी रुचिपूर्ण, और भी सहज और भी आकर्षक हो जाता है। आज की समय और परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो कक्ष में जन संप्रेषण का अपना महत्वपूर्ण एक अपना रोल है, और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि शिक्षण को किस तरह से एक बेहतर रूप प्रदान किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कक्ष अधिगम में जन संप्रेषण, जैसा कि 1986 की शिक्षा नीति और 1952-53 की माध्यमिक शिक्षा आयोग और 1964 के जो कोठारी कमीशन, इन सब ने भी अपनी सिफारिशों के अंतर्गत कहा था कि कक्ष अधिगम में जो रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, जनसंचार है, इनका अपना एक रोल होना चाहिए। इसके माध्यम से बालकों को एक बेहतर शिक्षा प्रणाली प्रदान की जा सकती है, और समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो नवाचार है, उस नवाचार को कहीं ना कहीं शिक्षण से जोड़ा जा सकते हैं। आइए हम इसको और अच्छे से जानते हैं कि जो कक्ष अधिगम में जो जनसंचार है, जन संप्रेषण है, इसमें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर समय और परिस्थिति के हिसाब से जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वीडियो डिस्क होती है, उससे बेहतर तरीके से वीडियोस बच्चों को सामने प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो एक अच्छा माध्यम है जिसमें आकाशवाणी और जो भी एजुकेशनल जो होती है जानकारी, उससे रेडियो के माध्यम से बताई जा सकती है। वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एक या दो व्यक्तियों के मध्य जो वीडियो के माध्यम से जो सूचना प्रदान की जा सकती है, और दूरदर्शन के माध्यम से भी ज्ञानप्रद और शिक्षावर्धन बातें बताई जा सकती है। ये जो माध्यम है, ये कहीं ना कहीं जन संप्रेषण में आता है, और इसके माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आइए हम जानते हैं इनकी आवश्यकता और महत्व क्यों है, इसकी जरूरतें क्यों है। सबसे पहले, छात्रों को सरल रूप से ज्ञान प्रदान। जब इसका हम प्रयोग करेंगे, इनका हम प्रयोग करेंगे, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बच्चों को सहज रूप से और सरल रूप से प्रदान किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और बच्चे उसको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगे। दूसरा है विकलांग बालकों की शिक्षा। जो विकलांग बालक होते हैं, विकलांग बालक वे बालक जो कि हैंडीकैप होते हैं, उनको इनके माध्यम से बेहतर एजुकेशन मिल सकती है, बेहतर से बेहतर एक तरह से शिक्षा प्रदान की जा सकती है, बेहतर से बेहतर जो होती है सहायक सामग्री, वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है, और इनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, वो उसमें रुचि बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाती है। बालक इसको इंटरेस्ट से, रुचि से इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, और कहीं ना कहीं जब रुचि बनेगी तो शिक्षण भी बेहतर रूप से प्रदान किया जा सकता है। अगला है मनोरंजन के साथ अधिगम। इनका प्रयोग करेंगे तो अधिगम होगा, शिक्षण होगा, लेकिन उसके साथ मनोरंजन भी होगा, और जब मनोरंजन की प्रक्रिया आ जाती है तो शिक्षण और भी सफल बन सकता है। बालक उसको आनंद के साथ सीखेगा, आनंद के साथ उसका अनुभव करके उसके अपने अंदर आत्मसात करेगा। कंप्यूटर का प्रयोग करना, रेडियो का प्रयोग करना, टेलीविजन या अपने दूरदर्शन का प्रयोग करना, इस तरह से एक नयापन आ जाता है, और कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो रोज का जो शिक्षण का वातावरण है, उसमें बदलाव आएगा, और बच्चे उसको सहज रूप से समझेंगे। अगला है सामान्य जीवन से संबंध। ये जो प्रक्रिया, जैसे कि रेडियो है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, हमारे सामान्य जीवन से जुड़े हुए, हम इनका प्रयोग, या रेडियो है, इनका जो सुनते हैं, इसको हम दिनचर्या में, इसको न्यूज के माध्यम से सुनते हैं। कंप्यूटर का हम कई तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये सामान्य जीवन से जुड़े हुए, तो आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं, और इसको हम कक्ष अधिगम में आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला है अनुसंधान हेतु प्रयोग। रिसर्च और अनुसंधान जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव उससे लाया जाता है, कुछ नयापन जाना जाता है, कुछ नवीनता आती है। तो अनुसंधान और रिसर्च में इसके प्रयोग से जो कार्य है वो सहज और सुचारू रूप से पूर्ण होता है, और उस कार्य को और बेहतर ढंग से प्रयोग में किया जा सकता है, और इनके प्रयोग से अगर जो कार्य होगा उसको हम शिक्षण में और अच्छे से जोड़ सकते हैं, और उसका प्रयोग करके शिक्षण में एक नवीनता और नवाचार लाई जा सकती है।
अगला है योग्यता स्तर के अनुसार ज्ञान प्रदान। इनके प्रयोग से हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मान लो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं या हम वीडियो डिस्क है या वीडियो टेक्स्ट है, तो बालकों की जो योग्यता है, जो स्तर है, उसको ध्यान में रखकर उसके अनुसार कक्ष में उसको अवेलेबल करा सकते हैं और कक्षा में शिक्षण करवा सकते हैं। जैसे प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल के लिए हम कोई जो ज्ञानवर्धक जो स्टोरीज होती है, पोएम रहती है, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और मिडिल लेवल पर या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ये अच्छे जो पर्सन्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन विशेषज्ञों के जानकारियों को कक्षा तक ला सकते हैं। तो हमको किस तरह से प्रयोग करना है, हम इसका योग्यता स्तर के अनुसार कर सकते हैं। अगला है कक्ष के नीरस वातावरण को दूर। जो क्लासरूम का जो नीरस वातावरण है, बोरियत वाला वातावरण है, उसको दूर किया जाता है। और जब नीरस वातावरण दूर होगा तो कक्ष में इंटरेस्टिंग वातावरण क्रिएट होगा। रोजाना कक्ष में जो बालक शिक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनमें बोरियत आ जाती है, नीरसता आ जाती है, और वे उस नीरसता के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, इस तरह के हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके। तो हमारा जो उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा और शिक्षण है वो भी सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सकता है। अगला है सभी बालकों के लिए समान। जो सभी तरह के बालक होते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि के हो, सामान्य बुद्धि के, उत्कृष्ट बुद्धि के हो, या फिर जो भी जड़ बुद्धि के हो, इस सभी तरह के बालकों के लिए ये समान रूप से लागू किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक जड़ बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला बालक है, अगर उनके सामने इसका प्रयोग करेंगे तो वो भी इसमें इंटरेस्ट लेगा, वो भी इसमें रुचि लेगा और वो भी इसको समझने का प्रयास करेगा। और जब उसके लिए ये प्रयोग करेंगे तो वो हमारे जो इसके प्रयोग से जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसको सहज रूप से समझ सकता है और उसका शिक्षण अच्छे से प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो कक्षा अधिगम में जो जन संप्रेषण का हम प्रयोग करते हैं, तो जो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है, कक्षा में निरस्ता का वातावरण होता है, एक रुचिपूर्ण वातावरण होता है, मनोरंजन होता है और शिक्षण के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि ये जन संप्रेषण क्या है। संप्रेषण विद्यालय में हम शिक्षक होने के नाते हमको इसके प्रयास करने चाहिए और समय समय पर इनकी व्यवस्था करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। थैंक यू। आपका गृह कार्य है कक्षा अधिगम में जन संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। आज की कक्षा में हमने जन संप्रेषण क्या होता है और कक्षा में इसकी आवश्यकता और महत्व किस तरीके से, इसके बारे में जाना। तो आपको इसी के बारे में अपना गृह कार्य करना है।